एक फिल्म देखी होगी आपने, घातक, बहुत अच्छी फिल्म थी, बड़ी फेमस थी। मुख्य हीरो होते उसमें संजय देओल। मगर मैं यहाँ बात करूँगा जो मुख्य नेगेटिव रोल में थे, नकारात्मक भूमिका, उसमें होते हैं डैनी। कत्या नाम होता है, 4-5 भाई होते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। मगर उसमें एक किरदार और होता है, वो होता है कत्या का साला। वो पूरी फिल्म में बिना शर्ट के रहता है और आखिर में जब वो शर्ट पहनता है तब एक ट्विस्ट आता है। तब पता चलता है कि उसने शर्ट इसलिए नहीं पहना कि उसने कसम ले रखी थी कि जब तक कात्या और उसके सारे भाई मारे नहीं जाते ना तब तक शर्ट नहीं पहनूंगा। ये ट्विस्ट आता है। अब आप कहेंगे यार ये घटना मैं आज यहाँ क्यों बता रहा हूँ, तो महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है ना, उसमें आप एक चीज़ तो स्वीकार कर लीजिए कि जो कात्या के साले ने एक कसम खाई थी कि शर्ट नहीं पहनूंगा जब तक ये मारे नहीं जाते सारे गुंडे, वैसे ही लगता है कि संजय राउत ने कसम खा रखी कि जब तक मैं शिवसेना का बेड़ा गर्क ना कर दूँ ना तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। 2019 के बाद से लगातार महाराष्ट्र में उठापटक है, बड़ी तेज़ी से वहाँ परिदृश्य बदले हैं। सरकार के जो परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को बहुमत मिल गया, एनसीपी कांग्रेस हार गई, भारी उठापटक होती है। उद्धव कहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री बनाइए, भाजपा नहीं मानती है। उठापटक के बीच में पिक्चर चेंज होती है, एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना सरकार के गठन के लिए आगे आती है। रातों रात एक दाव और खेला जाता है, अजीत पाटिल और फडणवीस मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की शपथ ले लेते हैं। उसके बाद पिक्चर फिर से बदलती है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनते हैं। मगर ये राजनीतिक उठापटक, चाहे फिर वो हम हालिया राज्यसभा के चुनाव देख लें जहाँ पर भी पार्टी की एक फूट नज़र आई, फिर विधान परिषद के चुनाव में फूट नज़र आई। तो इस प्रकार से ये उठापटक लगातार चल रही थी। और इस उठापटक में जो सबसे कहते हैं ना वो नेगेटिव रोल निभा रहा था वो किरदार संजय राउत थे। क्योंकि अगर आप इस पूरी पिक्चर को देखें, क्योंकि इस पिक्चर को इसलिए समझना ज़रूरी है कि आज शिवसेना अगर हम सोचें कि सरकार बचाने के लिए लड़ रही है तो ये फिर पूरा सत्य नहीं है। सरकार हो सकता है बच जाएगी, सरकार चल जाएगी, सरकार अगर आज चाहे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ बन भी जाएगी उनकी, या इसी सरकार को बचा लेंगे। सारी चीज़ें, सारी संभावनाएं संभव है। मगर जो सबसे बड़ा सत्य ये है ना कि वो ये है कि शिवसेना असल में सरकार बचाने से ज़्यादा उसके लिए अपना अस्तित्व बचाने की आज चुनौती है। और कुछ होना हो, वो पार्टी बड़ी तेज़ी से गर्त में जा रही है, बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रही है। और अगर आप इसमें नोटिस करें तो जो सरकार बनने से लेकर आज तक भाजपा के खिलाफ जो सबसे ज़्यादा कड़वी, जो सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं नकारात्मक बातें बोली गई है बड़ी तल्ख लहजे में, वो संजय राउत की तरफ से बोली गई है। यहाँ तक कि कांग्रेस और एनसीपी ने कभी इतने तीखे और इतने तेज़ प्रहार नहीं किए, मगर संजय राउत लगातार आक्रामक भूमिका में रहे। उसमें कभी उनकी अपरिपक्वता भी दिखी, कभी पॉलिटिकल लीडर वाले अंदाज भी दिखे। मगर सत्य ये था कि उन्होंने स्थितियों को इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया। कहते ना कि वो दुश्मनी करो तो जम के करो, मगर गुंजाइश रहे कि जब दोस्त हो तो शर्मिंदा ना होना पड़े। मगर संजय राउत ने स्थिति को ऐसा कर दिया है कि भैया अब दोस्त होना भी मुश्किल बन गया उनके लिए। एकनाथ शिंदे एक अच्छी खासी एमएलए की संख्याओं के साथ शिवसेना को छोड़कर पहले गुजरात और उसके बाद अब गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। इस परिदृश्य में अब उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी परेशानियां आने वाली है। एक राज्य जहां वो चाहे शिवसेना विपक्ष में भी रहती थी मगर वो शिवसेना बड़ा नाम हुआ करती थी, उस राज्य की हर एक परिस्थिति में वो बड़ी ही मुख्य भूमिका निभाती थी। और आज परिस्थिति यहाँ आ गई कि वो सत्ता में है उस राज्य में, मगर बड़ी तेज़ी से कमज़ोर पड़ रही है, बड़ी कमज़ोर सत्ता संभालती हुई दिख रही है। शिवसेना के शिव सैनिक कहते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि शिवसेना का जो प्रत्येक सदस्य होता है इतना कट्टर होता है, इतना भारी जुड़ाव होता है कि उसको तोड़ना बड़ी मुश्किल होता है। और आज स्थिति देखिए कि कांग्रेस तो हो सकता है इस बात से खुश हो कि भैया जब राजस्थान की बात होती है, जब महाराष्ट्र ये इसकी मध्य प्रदेश की बात होती है, कर्नाटक की बात होती है तो हमारे एमएलए टूटते हैं। आज चलो कम से कम ये तो एक सुखद स्थिति है कि हमारे नहीं टूटे, शिवसेना के टूट गए। और शिवसेना इस परिस्थिति से वापसी कैसे करेगी ये भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि परिस्थितियाँ इतनी आसान नहीं है। एक बार के लिए मान भी ले कि सारे एमएलए वापस आ जाए, सरकार बचा ले, मगर जो ये इस हद की उठापटक हुई है, इस कदर ये पार्टी की फूट सामने आई है कि इस फूट के बाद अब वहाँ धरातल पर अपनी पार्टी के अस्तित्व को, धरातल पर अपनी पार्टी को बचाने के लिए उनको एक भारी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और वो भी उस परिदृश्य में जहाँ भाजपा वहाँ बड़ी मजबूती से अपने पाँव पसार चुकी है, जहाँ एनसीपी लगातार एक छत्रप की भूमिका में रही है, कांग्रेस भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रही है। तो ऐसे में और उधर राज ठाकरे
जो चाहे हनुमान चालीसा या फिर उसके बाद लाउड स्पीकर के इन मुद्दों के साथ साथ अपनी उपस्थिति और अपने आप को मजबूत करने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं। ऐसे में शिवसेना के लिए, क्योंकि उसका कोर वोटर कहीं ना कहीं इस बात से नाराज़ होगा कि वो कांग्रेस के साथ चले गए, वो एनसीपी के साथ चले गए, जिनको हराने के लिए लड़े थे उनके साथ सरकार बना ली। तो ये कोर वोटर की नाराज़गी को कैसे कम करेंगे, अभी हाल फिलहाल की जो परिस्थितियाँ उलझी उन परिस्थितियों को कैसे संतुलित करेंगे। तो अगर मैं ये सीधा सीधा आकलन करूं, सरकार बचेगी रहेगी जो है उसको हम थोड़ा सा एक तरफ रखें, मगर इस पूरे परिदृश्य में सरकार के गठन से लेकर आज तक सबसे ज़्यादा कोई लाभ में रहा है तो वो कांग्रेस और एनसीपी है, क्योंकि उनको जनता ने नकार दिया था, मगर उन्होंने फिर भी बड़े मज़े से 2.5 साल सरकार में रह लिए। अब आगे भी अगर सरकार चलती है तो वो रह लेंगे, नहीं चलती है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको तो जनता ने नकार दिया था। तो जितना टाइम रहे वही फ़ायदे की बात है। भाजपा थोड़े से नुकसान में इसलिए रही क्योंकि उनको अच्छी खासी संख्या दी, मगर वो सरकार नहीं बना पाई। मगर सबसे ज़्यादा नुकसान में रही शिवसेना, सरकार बनाने के बावजूद सबसे ज़्यादा नुकसान में रही शिवसेना, क्योंकि उन्होंने सरकार तो बना ली मगर पार्टी को कैसे बचाएंगे। इस सरकार को चलाने के साथ साथ पार्टी को बचाने की जो एक बहुत बड़ी एक चुनौती अब उनके सामने है, देखने वाली सबसे बड़ी बात यही होगी कि वो इस चुनौती से पार कैसे पाते हैं। हम भी इस पर नज़र बनाए रखेंगे। अगर इस मामले से जुड़े हुए आपके पास भी कोई सुझाव और कोई ऐसे राजनीतिक पहलू हो तो हमें ज़रूर भेजिए। बाकी जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।